बच्चों, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट 37 करेंगे। पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद इंग्लिश में होगी। ये जो आज की वर्कशीट है वो है गति। इसमें हम गति के समीकरण के बारे में बात करेंगे कि गति के 3 समीकरण हैं जो आपके चैप्टर 8 से रिलेटेड है। ये वर्कशीट गति वाला चैप्टर है। तो जब भी कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है, यानी कि समान समय में समान गति से कोई चीज़ चलती है, तो वो कुछ निश्चित समय अंतराल में उसके वेग या गति के दौरान त्वरण या उसके द्वारा तय की गई दूरी के बीच में हमें संबंध देखने हैं, और वो गति के समीकरणों के नाम से जाना जाता है। गति के 3 समीकरण हैं। पहला समीकरण है गति का v = u + at, जहाँ पर u वस्तु का प्रारंभिक वेग है, v वस्तु का अंतिम वेग है, a का मतलब है समान त्वरण और s का मतलब है तय की गई दूरी, और t समय को दर्शाता है। तो ये सिंबल आपको सबको याद रखने हैं। दूसरा गति का नियम है s = ut + ½ at²। यहाँ पर भी वही सिंबल यूज़ हो रहे हैं। और गति का तीसरा नियम है 2as = v² - u²। इन सब चीज़ों को हम अपने दैनिक जीवन में गति में वेग, समय, दूरी, त्वरण, इन सब को आसानी से हल कर सकते हैं तीनों समीकरण का इस्तेमाल करके। अब आता है पहले समीकरण को हम ग्राफीय विधि द्वारा कैसे वेग और समय में कैसे संबंध स्थापित कर सकते हैं, जो कि गति का पहला नियम है। तो वेग समय ग्राफ बनाया, समय को x एक्सिस पर लिया, वेग को y एक्सिस पर, और यहाँ पर एक समान त्वरण से चल रही किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ लेना है, जहाँ पे u0 = 0, यानी वस्तु रेस्ट में नहीं है, वो वस्तु अपनी प्रारंभिक गति से चल रही है, उसने t समय लिया और उसकी गति बढ़कर v हो जाती है। तो वस्तु का वेग एक समान दर से a से परिवर्तित हो रहा है। जब बिंदु B पे ये पहुँच जाती है तो x एक्सिस पर BC एक लंब खींचना है और y एक्सिस पर BE एक लंब खींचना है ऐसे, और OC के समानांतर एक रेखा खींचनी है जिसका नाम है AD। तो यहाँ से आपको प्रारंभिक वेग मिल जाएगा OA। जो ये OA है ये प्रारंभिक वेग है। अंतिम वेग मतलब BC, कितनी ऊंचाई तक वो वस्तु पहुँची और उसने टाइम कितना लिया, OC। तो इस तरीके से आप ग्राफ के माध्यम से आपको ये इक्वेशन निकालनी है, समीकरण निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें BD की, इस वाले पोर्शन की बात करें तो BD किसके बराबर है? BD मतलब वेग में परिवर्तन, क्योंकि वस्तु यहाँ से चली A से और B तक उसने चेंज किया, लगातार उसके वेग में परिवर्तन आया, तो टोटल वेग में परिवर्तन BD के बराबर है, यानी एक्सेलरेशन BD है, त्वरण BD के बराबर है। तो ये हो जाएगा BC जितना टोटल है माइनस OA या DC, BC माइनस DC, और DC और OA बराबर हैं एक दूसरे के, क्योंकि समानांतर रेखाएं किसी भी आयत में बराबर होती हैं। और BC = BD, BC है जो BD के बराबर है। इसमें आप ग्राफ के अंदर ध्यान से देखेंगे, BC = BD, यहाँ से आप ये ले लेंगे, BC की वैल्यू निकाल लेंगे, BC = BD + OA, और BD जो है उसका वैल्यू है V के बराबर, क्योंकि चेंज हुआ, BC V के बराबर है, OA U के बराबर है, तो BD यहाँ से निकल आएगा V - U, यानी वेग में परिवर्तन। और जो त्वरण होता है वो क्या कहलाता है? वेग में परिवर्तन डिवाइड बाय लिया गया समय। तो वेग में परिवर्तन ये BD हुआ है और उसने कितना टाइम लिया, OC टाइम लिया या AD टाइम लिया। तो OC और AD T के बराबर होता है। तो यहाँ से BD/T आ जाएगा, और BD की वैल्यू आपको पता ही है V - U = AT, और इस इक्वेशन बन जाती है समीकरण पहला, V = U + AT। इसको आप कॉपी में करके देखेंगे, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब आता है गति का दूसरा समीकरण। कैसे हम गति का दूसरा समीकरण है वो व्युत्पन्न करते हैं। इसमें हमें समय और स्थिति के बीच में संबंध स्थापित करना है। S = ut + ½ at² है आपका गति का दूसरा समीकरण। एक समान त्वरण से चल रही कोई वस्तु का वेग समय ग्राफ लेना है, जैसे ये ले रखा है, इसमें जिसमें u 0 नहीं होना चाहिए और वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, t से बढ़कर समय v हो जाता है, तथा वस्तु का वेग एक समान दर से a में परिवर्तित हो जाता है, जैसा कि इसमें ग्राफ में दिखा रखा है। बिंदु B पर x एक्सिस पर एक लंब खींचना है BC, जैसे कि हमने पहले भी किया था इसमें, और वेग समय ग्राफ में निश्चित टाइम दे रखा है। AB के नीचे घेर जो सर्कल है, ये जो पूरा का पूरा ये OABC, ये पूरा एक तरह से
डिस्टेंस है ये पूरी की पूरी, कितनी दूरी तय की गई, मतलब वस्तु द्वारा कितनी दूरी तय की गई। तो इसमें वस्तु के अंदर दो ग्राफ इसके अंदर दिखाई देते हैं इस पूरी फिगर के अंदर। एक आयत है OADC, ये वाली आयत है, और एक त्रिभुज है ACABD। तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो दे रखा है। आयत का क्षेत्रफल होता है, अगर हम OADC की बात करें तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई है OC, चौड़ाई है OA। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ बेस, मतलब आधार गुणा हाइट, उसकी ऊंचाई। तो आधार AD है और हाइट है BD। तो इस तरीके से हम इसका फार्मूला निकाल लेंगे। और OA जो OA है वो U के बराबर है, OC वो T के बराबर है, जो AD के बराबर भी होता है, और जो BD हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला वो AT के बराबर है। तो यहाँ से आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। सारी वैल्यूज़ जब आप पुट करेंगे इसमें तो आपको जो फार्मूला है S = UT + ½ AT², जो कि गति का दूसरा समीकरण है। इसको भी इसी ग्राफ के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। और इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। गति के 3 समीकरण लिखिए जो ऊपर दे रखा है। गति के पहले समीकरण को वेग समय ग्राफ की मदद से व्युत्पन्न कीजिए, तो ये वाला आपको ड्रॉ करना है। गति के समीकरण V, U, S, T और A क्या बताते हैं? V बताता है अंतिम वेग, U बताता है प्रारंभिक वेग, S बताता है दूरी, T बताता है समय और A है त्वरण। कोई कार एक समान रूप से 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित, इसका मतलब त्वरण दे रखा है, A दे रखा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम दे दिया 5 सेकेंड्स। ध्यान रखना ये सेकंड में है तो ये भी सेकंड में होना चाहिए। और ये इसकी प्रारंभिक गति है U, और ये इसकी अंतिम गति है। तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे यहाँ पर और आपकी क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। Now the time for the English medium students, and we are doing the worksheet 37 for the class 9th, and today's topic is motion. And in this topic or in this worksheet especially we are doing equations of motion from the chapter 8 of NCERT. As you know, when the object move along a straight line, for example, if an object is moving in a straight line from A point to B, the object is not at rest but it is moving with a uniform acceleration. It means it changes with the time. The distance covered by the object in equal interval of the time by the set of the equations are known as equation of motion. Then we have 3 equations of motion. The first equation of motion is velocity time relation, that is V = U plus AT. Second equation is called time position relation, S = UT plus ½ AT². And the third equation of motion is velocity position relation. It means these are the velocity and this is position. 2as = v² minus u². And these all 3 equations can be used to solve the problems related to velocity, time, distance and acceleration. And this box is very very important. You have to recognize the symbols which you use in the equation of motion. For example, U represents initial velocity of the object. For example, if the object is at position A, then its initial velocity is v. When it speed up and reach at the B, then its final velocity will be v. S is the distance covered by the object, and T is the time taken from A to B, and A is the uniform acceleration. So let's draw the first equation of motion, that the velocity time graph, velocity along y-axis and time along x-axis. First of all, you have to observe the velocity time graph, which is uniformly accelerating object where U is not equal to 0. It means the object is moving with a constant speed continuously, and U at the point A, and then it increases at the point B in time t. The velocity changes at a uniform rate A. So you have to draw some perpendicular lines BC on the x-axis and the BC as well as BE on the y-axis. You can draw these lines and draw AD parallel to OC. This is parallel to this value, and we know that OA equals to, if we see here, velocity is OA, initial velocity is OA, that is equal to U. BC is the final velocity and OC is the time taken by the object. So change in velocity BD equal to final velocity BC minus initial velocity DC. So BD equal to BC minus OA and OA equal to CD, because so BC equal to BD plus OA, where BC is equal to V and OA equal to U. So V minus U equal to AT.
Then acceleration is change in velocity divided by time, and BD equal to AT. So put all these values in equation number 1 and you can derive V equal to U plus AT. So it's very easy to draw. First of all, you have to observe the graph carefully. Now derive the second equation of motion or time position relation by graphical method. You can use this graph again. This is velocity time graph of the uniformly accelerating object where u is not equal to 0. This is the first condition. And second is the initial velocity of the object at the point A is u, and then it increases to v at the point B in time t. The velocity changes at uniform rate A. So you have to draw a perpendicular BC on the x-axis and the BE on the y-axis. And we know that the distance traveled by the object, how much distance is traveled by the object in this velocity time graph, because we are making the relation between the distance and time. So this whole graph shows the boundaries of the OABC, shows the distance traveled by the object. And in this figure, if you see, there are the two figures. One is the rectangle, this rectangle, and other is the triangle. So distance covered by the object is equal to area of rectangle. This is the rectangle OADC. This is rectangle and the triangle is ABD. So you have to write the area of triangle and rectangle. Area of rectangle OADC is length into breadth, OA into OC plus half base into height, where you have to put all these values: OA equal to U, OC equal to T, AD equal to, that is OC, AD is equal to OC, so it is equal to T, BD equal to AT from the first equation of motion. And if you keep all these values in equation 1, then you will get the second equation of motion, that is distance time relation, S equal to UT plus half AT square. I hope you understand the concept of both the equations of motion. And on the basis of understanding, you have to check your understanding by doing these questions in your notebook. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.